So next chapter we have chapter number 40 which is द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक विज्ञानी अध्याय। तो बेसिकली अभी हमें कौन सा अपना माइंड एक्टिवेट करना है, द्रव्य गुण वाला माइंड एक्टिवेट करना है। यहाँ पे सब कुछ द्रव्य गुण वाला पार्ट जो है वो आने वाला है। ठीक है, 40th चैप्टर है हमारा। आगे चलेंगे, इसके विमर्श में कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो कि दूसरे आचार्यों की हैं बट वो याद रखने वाली हैं। देखो, द्रव्य की डेफिनेशन आचार्य चरक ने क्या दिया है चरक सूत्र 1 में, खादिन्यात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। एक तो ये आपको याद रखनी है। और क्या कहा है द्रव्य के लिए, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यतद् द्रव्यम, जिसमें क्या आश्रित है, कर्म गुण, ठीक है, आश्रित है, वो क्या है, हमारा द्रव्य है। और क्या है, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिनार्थे। ठीक है, ये भी एक कोटेशन है चरक सूत्र 26 से। ठीक है, ये आपको कोटेशंस याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे रस और अनुरस की स्टेटमेंट्स दी हैं। तो क्या लिखा है, तत्र व्यक्तो रस स्मृत, पता है हमें, अव्यक्तो अनुरस। ठीक है, किंचित व्यक्तो अपि चिष्यते। ठीक है, जो अव्यक्त रहता है बाद में जिसका पता चलता है वो क्या अनुरस है, यष्टांग संग्रह कहते हैं। और आचार्य चरक ने क्या कहा है रस और अनुरस के लिए, व्यक्त से शुष्क से आदो, शुष्क अवस्था में जो पहले हमें पता चलता है वो क्या है, वो रस है। और द्रव्याश्रिता है, सॉरी, ये है रस हमारा। और द्रव्य से लक्ष्यते विपर्य अनुरसा। ठीक है, जो विपर्य यानी कि आर्द्र अवस्था में होगा और जो हमें सबसे पहले नहीं पता चलेगा बाद में पता चलेगा, दैट इज अनुरस। ये चरकाचार्य ने कहा है। और क्या लिखा है, संवायित निश्चेष्ट कारणम गुना, ये आचार्य चरक का रेफरेंस है। इसके अलावा क्या है, कारिकावली क्या कहती है, द्रव्य आश्रिता गिया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। ठीक है, द्रव्य के आश्रित कौन रहते हैं, गुण रहते हैं। अकेले में वो कैसे हैं, निष्क्रिय हैं। ठीक, अब आते हैं आगे, चैप्टर में एंटर करते हैं। कोटेशन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले केचिद आचार्य ब्रुवते, कि कुछ आचार्य कहते हैं। आचार्य सुश्रुत अपना नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ आचार्य कहते हैं। अब क्या कहते हैं, किसके बारे में बात की है, यहाँ पे द्रव्य के बारे में बात की है कि द्रव्य जो है वो प्रधान है, द्रव्य प्रधानम। ठीक है, तो वो कैसे है, इसके लिए कितने पॉइंट्स दिए, 9 पॉइंट्स दिए हैं, मार्क किए हुए यहाँ पे, आपने भी मार्क कर लेने हैं। सबसे पहला क्या कहते हैं, व्यवस्थितवाद, कि वो द्रव्य क्या है, व्यवस्थित रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। कैसे अपरिवर्तनशील रहता है, जैसे कि हमारा जो कच्चा फ्रूट है, लेट्स से हमारा मैंगो है, अनराइप है, तो पहले क्या है, वो मैंगो है। अभी क्या है, उसमें परिवर्तन होता है स्टेज के अकॉर्डिंग। पहले वो कच्चा होगा तो अम्ल होगा, उसके बाद पकेगा। तो जो उसके रस हैं, मधुरादि रस हैं, पहले अम्ल होगा बाद में मधुर हो जाएगा। तो वो तो स्थिर नहीं रह रहे। बट हमारा जो द्रव्य है, आम है, वो तो आम ही रह रहा है। ठीक है, वो तो व्यवस्थित है। ठीक, पहला तो हो गया हमारा व्यवस्थितवाद। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नित्यत्वाद, कि वो क्या है, नित्य है। ठीक है, बाकी जो गुण उसमें रहते हैं द्रव्य में वो कैसे हैं, वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम, अनित्य है वो। ठीक है, बट हमारा जो द्रव्य है वो तो वही रहेगा, तो वो क्या है, नित्य है, द्रव्य नित्य है। ठीक, जैसे कि ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है, कल्क आदि विप्रभा। ठीक है, कल्क आदि विभाग होते हैं किसी द्रव्य के, बट उसमें भी क्या है, उसमें उसके रस गंध आदि है ना, कभी संपन्न है, कभी कभी वो विकृत होते हैं। बट जो हमारा द्रव्य है वो तो सेम ही रहेगा ना, कभी वो रसों से परिपूर्ण होगा, कभी जो है वो किसी कीड़े ने खा लिया तो रस परिपूर्ण नहीं, रस से परिपूर्ण नहीं होगा। बट जो द्रव्य है, जो भी हम चाहे दशमूल ले रहे हैं, द्रव्य तो वही रहेगा, द्रव्य तो नित्य ही रहेगा। बट उसका गुण जो है, उसमें गुण प्रॉपर है कभी नहीं है, वो जो है वो वेरी कर सकता है। बट द्रव्य क्या है, नित्य रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्वजाति अवस्थानाद। ठीक है, अपनी पार्थिवादी जाति में रहेगा, कि जैसे पार्थिव है तो वो द्रव्य जो है पार्थिव रहेगा। ठीक है, वो अपनी जाति चेंज करेगा तो उसका नाम भी, द्रव्य का नाम भी जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो पार्थिव जो उसका जाति है उसमें रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, पार्थिवादी जाति में स्थिर होने से प्रधान है। ठीक है, पार्थिवादी द्रव्य अन्य जलादि जाति में वैसे परिवर्तित नहीं होते। लेट्स से वाटर है, तो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो वो उसको भाप बोलेंगे हम, जल से वो क्या बन जाएगा, अभी वाष्प बन जाएगा। ठीक है, उसका नाम भी चेंज हो गया। ठीक, तो ये क्या है, स्वजाति अवस्थानाच, अपनी जाति में रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 4th नंबर पे क्या कह रहे हैं, पंच इंद्रिय ग्रहणाच। ठीक है, पांचों इंद्रियों से हम द्रव्य का ग्रहण कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई द्रव्य है, उसको तोड़ेंगे, उसको फ्रैक्चर कहते हैं, तो
उसका फ्रैक्चर भी हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पंच इंद्रिय ग्रहण का सामर्थ्य किसमें है, ये है हमारे द्रव्य में, रस आदि में नहीं है, रस को हम देख नहीं सकते, राइट। तो ये चीज पंच इंद्रिय ग्रहणाच ये भी किसके लिए है, द्रव्य के लिए है। और क्या कहा है, क्यों प्रधान है, आश्रयत्वात् की बाकी चीजों का आश्रय वो है, रस आदियो भवंती की रस आदि किसके आश्रित हैं, द्रव्य के आश्रित हैं। हम ये नहीं कहते कि जाओ मधुर रस लेकर आओ, हम ये कहते हैं कि जाओ जलेबी खानी है तो जलेबी लेकर आओ, तो वो क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है। जलेबी में क्या आश्रित है, मधुर रस आश्रित है, तो वो आश्रितवाद है, ठीक है। आश्रय आधार जो है वो दूसरे द्रव्यों का, दूसरी चीजों का है, ठीक है। रस गंध एक्सेट्रा का आहार है, आधार है। नेक्स्ट क्या है, आरंभ सामर्थ्यात। आरंभ सामर्थ्यात से क्या मतलब है कि हमें कुछ काम करना है, कोई हमें ड्रग बनानी है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है विदारी गंधादि, हमें जो है उसका क्या करना है, विपाचन या फिर उसको कूटना है, जो भी काम करना है उसका, तो वो किसमें करना है, किसी द्रव्य पे करना है हमें काम। तो आरंभ सामर्थ्यात, आरंभ में हमें क्या चाहिए, एक द्रव्य चाहिए, ठीक है। द्रव्य के ऊपर ही हम काम करेंगे, उसका चूर्ण बनेगा, उसका ही पाक होगा, ठीक। तो वो चीज जो है आरंभ सामर्थ्यात, वो इस द्रव्य में है। नेक्स्ट है शास्त्र प्रमाणाच। शास्त्र प्रमाणाच, शास्त्र कहते हैं कि हमारा क्या है, द्रव्य जो है वो प्रधान है, ठीक है। शास्त्र में किसी भी योग का वर्णन कैसे किया है, उसमें द्रव्य ही प्रधान दिया है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, यहाँ पे मातुलुंग, मातुलुंग का यूज किया है, अग्निमंत्र का यूज किया है, उसी को ही प्रधान मान के जो है हमने आगे द्रव्यों के नाम लिखे हैं। तो ये शास्त्र में प्रमाण हो गया कि हमारा जो द्रव्य है वही प्रधान है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रम आपेक्षित तत्वात। क्रम आपेक्षित तत्वात कि क्रम, क्रम से द्रव्यों का जो क्रम रहता है उसकी स्थिति, क्रम से यहाँ पे मतलब क्या है, स्थिति अंतर, यानी कि जो उसके रस गंध आदि गुण हैं, ठीक है, उसकी उत्पत्ति क्या है, क्रम के हिसाब से वो चेंज हो जाती है। बट जो द्रव्य है वो तो वैसे ही रहता है ना, रस गंध आदि द्रव्य क्रम के अनुसार बदलते हैं। तरुणावस्था में इनिशियली जब यंग होगा प्लांट, ठीक है, तब कुछ और होगा, जब जब हमारा जो फ्रूट है वो संपूर्ण परिपक्व वीर्य हो जाएगा तब कुछ और होगा। तो बट हमारा जो द्रव्य है ये रसगुण वीर्य विपाक तो बदलेंगे, लेकिन हमारा द्रव्य वो तो नहीं बदलेगा, द्रव्य तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्रम अपेक्षितवाद, वो क्रम की अपेक्षा कौन करता है, जैसे हमने मैंगो की ही बात की, ठीक है, बाकी सब चीजें तो उसमें बदल रही हैं, बट हमारा जो द्रव्य है, जो मैंगो है, वो तो सेम ही रह रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या कहा है, एक देश साध्यत्वाद, ठीक है। एक देश साध्यत्वाद यानी कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया महावृक्ष क्षीरेण, यानी कि स्नोही का हम क्या कर रहे हैं, क्षीर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी कि स्नोही जो है हमारा द्रव्य है, उसका ही एक पार्ट हमने लिया, क्या लिया, क्षीर जो है हमने लिया, उसी को ही हम यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि गुल्म शूल आदमान यकृत वृद्धि, इन सब के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये एक देश सामान्य हुआ, एक देश साध्य हुआ, यानी कि उसी का ही एक पार्ट हम यूज कर रहे हैं, बट जो मेन हमारा क्या हुआ, मेन तो हमारा द्रव्य ही हुआ, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहे हैं, द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति, ठीक है। द्रव्य का लक्षण क्या हुआ, द्रव्य का लक्षण क्या हुआ, जिसमें क्रिया और गुण दोनों रहते हैं, कैसे, जो समवायी कारण हो, इन दोनों दोनों रहते हैं, और जो समवायी कारण है इनके, तो इसको क्या कह रहे हैं, द्रव्य कह रहे हैं। तो यहाँ पे द्रव्य की डेफिनेशन में ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। द्रव्य का लक्षण क्या हो गया, क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति, ठीक है। तो ये हो गया सारा हमारा द्रव्य के बारे में 9 चीजें बोली, क्या क्या कही, व्यवस्थित है, नित्य है, स्वजाति अवस्थानात है, पंचेंद्रिय ग्रहणात है, आश्रितवात है, आरंभ सामर्थ्य है, शास्त्र प्रमाणात है, क्रम अपेक्षितवात है, ठीक है, एक देश साध्यत्वात है, ठीक। आगे क्या कहेंगे, अब ये जो बात ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अन्य आचार्य क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी बात नहीं की है, अन्य आचार्य क्या कह रहा है, अन्य आचार्य क्या कह रहा है, इससे इस तरह से इन्होंने पूरा ये डिस्कशन यहाँ पे किया है। आगे क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं रस जो है वो प्रधान है, ठीक है, रस प्रधान है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। अब रस प्रधान होने में युक्ति क्या दी है, पहले तो बोल दिया आगम में बताया है, यानी कि आप तो उपदेश है इसलिए शास्त्र में कहा है तो रस प्रधान है। दूसरा कह रहे हैं उपदेश से भी रस प्रधान है, कि जैसे हम उपदेश करते हैं मधुर अम्ल लवण जो है वो ये काम करता है, वात का शमन करता है, ठीक है, कटुतित कषाय कफ का शमन करता है, तो ये उपदेश दिया है, तो उस वजह से भी रस जो है प्रधान है। तीसरी बात करते हैं अनुमान से, कि रस का जो शरीर पे बॉडी पे कर्म होता है मधुरादि रस का, तो वो हम अनुमान से पता लगाते हैं कि ठीक है ये इसमें कर्म हो रहा है तो इसका रस क्या हो, या तो मधुर होगा, या तो कटु होगा, या तो तिक्त होगा, इस तरह से हम पता लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं ऋषि वचनात्, कि ऋषियों ने कह दिया,
इसलिए जो है वो रस प्रधान है। तो 4 चीजें रस के लिए बोल दी, आगमात, उपदेशात, अनुमानात और ऋषि वचनात्। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे लिखिए, रसेशु गुण संज्ञा, कि वो रस ही क्या है, कई बार गुण की संज्ञा भी ले लेते हैं। ठीक, रस ही गुण संज्ञा है, इस तरह से यहाँ पे बात कही है। ठीक है, अब द्रव्य की बात हो गई, रस की बात हो गई। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अन्य आचार्य, क्या कह रहे हैं, रस भी प्रधान नहीं है तो क्या प्रधान है, वीर्य प्रधान है। तो वीर्य की बात यहाँ पे चल पड़ी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आगे यहाँ पे अब कहानी कहेंगे, तच्च वीर्यम द्विविधम उष्णम शीतम। ठीक, पहले तो ये बहुत सारी बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, औषधियों का रोग नाशन आदि कार्य कैसे होता है। शास्त्र में औषधियों के भिन्न भिन्न काम बोले हैं, जैसे कि वमन द्वारा संशोधन है, ठीक है, अधोमार्ग से विरेचन द्वारा संशोधन है, उभयमार्ग से संशोधन है, बाकी अग्नि, दीपन, पीड़न, लेखन, ब्रिहन, ये सारे काम, दहन, धारण, प्रणाशन, ठीक है, ये सारे काम जो है किसकी वजह से होते हैं, वीर्य की प्रधानता से होते हैं, ऐसा ही पहले कह रहे हैं। ठीक है, अब ये वीर्य जो है उष्ण और शीत 2 प्रकार का है, फिर ये बात कह दी। फिर क्यों ये उष्ण और शीत 2 प्रकार का है, क्योंकि सारे संसार जो कैसा है, अग्नि और सौम्य है। ठीक है, पूछा जाता है कि अग्नि सौम्य किसने माना है, ये आचार्य सुश्रुत यहाँ पे बोल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, कुछ लोग जो है वीर्य 8 प्रकार के बताते हैं, तो 8 प्रकार के और किसने बताए हैं, कुछ लोग में कौन आया, आचार्य चरक ने भी 8 बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं यहाँ पे, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, मृदु, तीक्ष्ण, ये जो है कुछ लोग कहते हैं। आचार्य चरक ने 8 वीर्य बताए हैं, उसमें क्या क्या बताया, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल को ना मान के वहां गुरु, लघु और मृदु, तीक्ष्ण जो है उन्होंने 8 वीर्य माने हैं। चरक सूत्र 26 में आप जाके चेक करेंगे। ठीक, अभी ये कह रहा है, ये जो भी द्विविध या अष्टविध वीर्य है, अपने बल के कारण, ठीक है, बल के कारण जो है वो रस को पराजित कर देती है। यानी कि क्या हुआ, ये ज्यादा डोमिनेंट हो गया हमारा वीर्य। ठीक है, उसने क्या किया, रस को दबा दिया। अब इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एंड दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं देखो। बृहद पंचमूल क्या है, उसमें रस कैसा रहता है, कषाय है, और अनुरस कैसा रहता है, तिक्त है। ठीक है, प्रेडोमिनेटली वो कषाय रस का है और अनुरस तिक्त है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं यहाँ पे। बट वो क्या है, वो उष्ण वीर्य है, तो उष्ण वीर्य से वो वात का संशमन कर रहा है, जबकि कषाय और तिक्त रस तो क्या है, ये वात को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उष्ण वीर्य से वो वात का संशमन कर रहा है। ये रहा बृहद पंचमूल के लिए, राइट। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कषाय अनुरस वाली कुल्थी है, और कुल्थी भी कैसी होती है, उष्ण वीर्य होती है, इसलिए उसको सर्दियों में खाते हैं, राइट। और क्या कहा, एग्जाम्पल दिया, कटु रस वाला प्याज। वैसे तो प्याज कैसा है, कटु है, तीखा है, बट उसका वीर्य कैसा है, स्निग्ध है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, वायु का शमन कर रहे हैं। ठीक है, वायु का दोनों शमन कर रहे हैं। एक का वीर्य क्या बोल दिया, उष्ण वीर्य बोल दिया कुलत्थी का, और प्याज का कैसा कह दिया, स्निग्ध वीर्य कह दिया। ठीक, इसी तरह से और एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। एक शुगर रस कैसा है, मधुर होता है, बट वो उसका वीर्य कैसा है, शीत वीर्य है, तो वो वायु को बढ़ाता है। मधुर रस होता हुआ भी वायु को बढ़ाता है, नहीं तो तत्राद्य अमारुतम गणन्ति, आगे वाले रस कैसे वात का नाश करने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या है, वीर्य शीत है तो वायु को बढ़ाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कटु रस वाली पिप्पली। पिप्पली कैसा कटु रस है, हमने इसमें भी देखा था, शॉर्ट्स में देखा था, है ना। उसका वीर्य कैसा रहता है, मृदु शीत वीर्य कहा है। अनुष्ण उसका वीर्य रहता है ना, शीत वीर्य यहाँ पे कह रहे हैं, तो वो पित्त को शांत करती है तो कटु रस वाली, बट पित्त को शांत कर रही है। अब अम्ल रस युक्त आंवला, वैसे तो आंवला जो है पंचरसात्मक कहा है, बट उसमें अम्ल जो है प्रिडोमिनेंट रहता है। और लवण रस युक्त सैंधव नमक, दोनों कैसे होते हैं, शीत वीर्य होते हैं। तो अम्ल रस पित्त को बढ़ाने वाला है, लवण रस पित्त को बढ़ाने वाला है, बट शीत वीर्य से ये कैसे होते हैं, पित्त का शमन करने वाले होते हैं। आपको ये वाले पॉइंट्स जो है याद रखने, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो तिक्त रस वाला मकोई, मकोई क्या होता है, काकमाची, उसका वीर्य कैसा रहता है, उष्ण रहता है। काकमाची का वीर्य उष्ण रहता है, ये पित्त को बढ़ाती है अपने उष्ण वीर्य से, नहीं तो तिक्त रस से वो क्या करती, पित्त का शमन करती। ठीक है, इसी तरह से क्या कह रहे हैं, मधुर रस वाली मछली जो है वो मधुर रस वाली है, बट उसका वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है, और पित्त को तो मछली बहुत बढ़ाती है, राइट। तो ये रहा हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। मत्स्य कैसी है, मधुरस वाली है, और वीर्य कैसा है उसका, उष्ण है, तो पित्त को बढ़ाएगी। नेक्स्ट देखो, मूली कैसी है, कटुरस वाली है। मूली कैसी है, कटुरस वाली होती है, तीखी होती है ना, और स्निग्ध वीर्य उसका है। वीर्य कैसा है, स्निग्ध वीर्य है, इसलिए वो कफ को बढ़ाती है। ठीक है, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, उसमें कफ बढ़ जाता है मूली खाने के बाद, तो स्निग्ध वीर्य की वजह से है। नेक्स्ट अमल रस वाला जो कपित्त है वो कैसा है, रुक्ष वीर्य वाला है।
कपित्थ कैसा है, रुक्ष वीर्य वाला है, अम्ल रस का है बट रुक्ष वीर्य है। तो क्या करता है वो, श्लेष्मा को शांत करता है। ठीक है, क्या करता है, श्लेष्मा को शांत करता है। कपित्थ अम्ल रस का होके भी रुक्ष वीर्य होने की वजह से श्लेष्मा को शांत करता है। अब उसी तरह से हमारा जो मधुर रस युक्त मधु है, शहद है, वो कैसा है, वो भी रुक्ष वीर्य है, तो वो भी कफ को शांत करता है। ठीक है, यहाँ पे कपित्थ अम्ल रस का है और मधु कैसा है, मधुर रस का है, दोनों रुक्ष वीर्य के हैं और ये क्या करते हैं, कफ को शांत करते हैं। तो ये सारे आगे हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, इस चैप्टर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना है। अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऊपर वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे यही बात कर रहे हैं, जो भी कहा है, जो रस वात के संशामक हैं उसमें क्या रुक्षता, लघुता, शीतता होते हुए भी वो वात का शमन नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पित्त के संशामक जो रस हैं वो भी तीक्ष्ण, उष्ण, लघु हैं, फिर भी वो पित्त का शमन नहीं करते। तो इन चीजों से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि उनका जो वीर्य है ना, वो वीर्य के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इसलिए वीर्य प्रधान है। ये यहाँ पे आचार्य कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे रस की बात हो गई, द्रव्य की बात हो गई, वीर्य की बात हो गई, अब बात करेंगे विपाक की। तो विपाक के भेदों के विषय में क्या कह रहे हैं कि अन्य आचार्य कहते हैं, फिर से अन्य की बात की पहले, कि जो भी मधुर आदि हमारे रस हैं उसके अकॉर्डिंग उसका विपाक भी होता है। क्यों ऐसा होता है कि प्रतिरस पाक इसको कहा, देखो यहाँ पे प्रतिरस पाक कहा कि जैसा रस है वही जाके अंदर वैसे पाक पाक करेगा बॉडी में। मधुर है तो उसका मधुर ही विपाक होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई मधुर अगर रस है तो उसका विपाक भी कैसा होगा, मधुर ही होगा। ये हुआ प्रतिरस विपाक बात। अब कह रहे हैं कुछ आचार्य क्या कहते हैं, कुछ आचार्य तीन बोल रहे हैं, मधुर, अम्ल, कटु, ऐसे तीन तरह के विपाक बोल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये भी मत ठीक नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि पंच महाभूतों के गुणों से, है ना, अम्ल विपाक सिद्ध ही नहीं हो रहा। ठीक, क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है उसका रीजन भी उन्होंने दिया। इन्होंने क्या कहा कि अग्नि की मंदता हो गई तो क्या होगा, हमारा जो पित्त बॉडी में है वो क्या होता है, विदग्ध होके वो हो जाता है अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से तो ये विदग्ध पित्त हुआ जो कि अम्ल हो गया है, तो विपाक तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही अगर हम विदग्ध पित्त को मान रहे हैं अगर अम्ल विपाक, तो हमें चौथा लवणिक विपाक भी मानना पड़ेगा, लवण विपाक भी मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो कफ है हमारा वो भी पित्त की तरह जब विदग्ध हो जाता है तो वो लवणता को प्राप्त होता है। तो ये नेचुरल नहीं है, इसलिए ये दोनों विपाक नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आचार्य ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ ने क्या कह दिया, प्रतिरस विपाकवाद है, और कुछ ने तीन विपाक कह दिए। तो ये तीन मधुर, अम्ल, कटु किसने माने हैं, वाग्भट ने और चरक ने माने हैं। ठीक, यथारस विपाकवाद भी कहते हैं इस प्रतिरस विपाकवाद को, ये किसने माना है, योग रत्नाकर, योगेंद्र नाथ सेन ने माना है। ठीक है, किसने माना है, योगेंद्र नाथ सेन ने माना है। एक अनियत विपाकवाद भी आता है, वो किसने माना है, शिवदास सेन ने माना है। आपको ये यथारस याद रख लीजिए, यथारस या प्रतिरस, और तीन जो है वो तीन वाला किसने माना है, वाग्भट और चरक ने, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी चलती है और आगे डिस्कशन पहुंचता है यहाँ पर। इस वाली जगह पे देखो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि क्यों इसको विपाक नहीं मानना चाहिए, इसके लिए दृष्टांत इन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि दूध जो है हम बॉईल करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी वो मधुर होता है और लास्ट में भी वो मधुर ही रहता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो यथारस विपाकवाद होना चाहिए। वैसे ही चावल है, यव है, मूंग है, जब ये अंकुरित हुए, हमने उनको बोया, वो अंकुरित हुए, बढ़े, पके, है ना, तो भी वो शुरू से लेके एंड तक क्या है, उसका जो पाक है वो कैसा रह रहा है, सेम ही रह रहा है। मधुर है तो मधुर ही रह रहा है, कषाय है तो कषाय ही रह रहा है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। इसलिए जो है कुछ आचार्य क्या कह रहे हैं, 6 मान रहे हैं उनको। ठीक है, बट ये सब जगह मान्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो 3 रस वाला विपाक है और 6 रस वाला है कि इसको हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब आगे ये अपना तर्क देंगे कि हमें कितने मानने हैं और क्यों मानने हैं, उसका तर्क देंगे। देखो क्या लिखा है, आगम में क्या कह रहे हैं, मधुर और कटु ऐसे 2 ही प्रकार हैं। ठीक है, मतलब ये आचार्य सुश्रुत का मत है। आगम में मधुर और कटु जो है वो ये 2 प्रकार हैं। वो कह रहे हैं कि आगम शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र में तो मधुर और कटु बोला है। क्यों बोला है, इसका रीजन इन्होंने दिया है। मधुर विपाक कैसा होता है, गुरु होता है, और कटु विपाक कैसा होता है, लघु होता है। अब ये बात करते हैं पंचमहाभूतों की, क्योंकि आचार्य सुश्रुत घूम फिर के पंचमहाभूतों पे आते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके गुणों के साधन में से जो है हमारे पास गुरुता या लघुता, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं।
तो पृथ्वी जल अगर ये इनके गुरु गुण हैं, और जो बाकी बच गए हमारे तेज वायु आकाश इनके लघु गुण हैं, इसलिए विपाक भी जो है कैसा होना चाहिए, दो ही तरह का होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कह दिया, कैसा विपाक होना चाहिए, गुरु और लघु होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है गुरु और लघु विपाक किसने माना, तो ये आचार्य सुश्रुत का है, यहाँ से ये रेफरेंस पूछा जाता है, रेफरेंस तो नहीं बट गुरु और लघु विपाक किसने माना है। ठीक है, किसके किसके बेसिस, क्या बेसिस इन्होंने लिया, पंच महाभूतों का। ठीक है, पंच महाभूतों का आचार्य सुश्रुत जो है वो हमेशा पंच महाभूतों को बेसिस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विपाक इनका कितना टाइप का है, दो टाइप का है। और वीर्य को मोटा मोटा देखेंगे तो वीर्य जो है वो कितने तरह का हो गया, उष्ण शीत ऐसा भी ये हम मान के चल सकते हैं, और 8 प्रकार का भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मत भी यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, जिन पच्यमान द्रव्यों में पृथ्वी जल गुणों की बहुलता होती है उसमें क्या हो जाता है, मधुर मधुर पाक होता है। यानी कि गुरु वाले जो है उसमें मधुर पाक है, और जिन पच्यमान द्रव्यों में तेज वायु आकाश की बहुलता होगी उसमें कौन सा हो जाएगा, कटु विपाक हो जाएगा। तो दो में डिवाइड कर दिया इन्होंने, गुरु लघु में। गुरु वाले कैटेगरी में कौन सा, मधुर विपाक बोल देंगे, और लघु वाली कैटेगरी में कटु विपाक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा वाद विवाद होता है। उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और अच्छा, इसमें यहाँ जैसे क्या कहा है कि द्रव्य जो है अपनी आत्मा या द्रव्यात्मक सामर्थ्य से कुछ वीर्य से काम करते हैं, कुछ रस से, और कुछ विपाक से काम करते हैं। ठीक है, उसकी सामर्थ्य से दोषों को नष्ट करते हैं, दोष का प्रकोपन करते हैं, यानी कि दोषों को बढ़ा या घटा रहे हैं। किसके सामर्थ्य से, कुछ वीर्य से काम करते हैं, कुछ रस से, कुछ विपाक से, ये बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस आता है, पूछा जाता है, क्या रेफरेंस है ये, पाको नास्ति बिना वीर्यात्। द्रव्य की श्रेष्ठता यहाँ पे बताइए, बिना वीर्य के पाक नहीं है। ठीक है, वीर्य नास्ति बिना रसात्, बिना रस के वीर्य नहीं हो सकता। रसो नास्ति बिना द्रव्यात्, रस अगर होना है तो उसके लिए द्रव्य का भी होना है ना, रस तो द्रव्य के आश्रित है। तो द्रव्यम श्रेष्ठतमम स्मितम। ठीक है, द्रव्य ही इन दी एंड जो है हमारा श्रेष्ठतम है, उसको ही प्रधान समझना है। ठीक, पाको नास्ति बिना वीर्यात्, वीर्यम नास्ति बिना रसात्। ठीक है, रसो नास्ति बिना द्रव्यात्, तो द्रव्य श्रेष्ठतम स्मृतम। ठीक है, ये सब बात कह के फिर आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देखेंगे इसको। देह देही यानी कि शरीर, आत्मा और जन्म ये एक दूसरे के अधीन है, ऐसे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो वीर्य संगत 8 गुण हैं वो भी किसके आश्रित हैं, द्रव्य के आश्रित हैं। इसी तरह से रस के लिए बोलेंगे। ठीक है, वैसी ही बात ये कर रहे हैं यहाँ पे। आगे आते हैं, देखो, अमीमांस्य अचिंत्य प्रसिद्धानि स्वभावतः। तो यहाँ पे अमीमांस्य और अचिंत्य की बात कौन कर रहा है, प्रभावना लिख के इन्होंने अमीमांस्य अचिंत्य की बात की, आचार्य सुश्रुत कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अपने स्वभाव से प्रसिद्ध औषधियां जैसे कि खदिर है, तुवरक है, रसंजन है, हरिद्रा है, कैसी होती है, कुष्ठनाशक होती हैं। एग्जाम्पल इसकी विमर्श में दिया है। ठीक है, इनमें कोई मीमांसा, मीमांसा मतलब तर्क वितर्क नहीं करना है। ठीक है, या चिंतन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आगम शास्त्र में जैसा बोला है इनको उसके अकॉर्डिंग ही इनको प्रयुक्त करना है। ठीक, ये चीज यहाँ पे कही है। अब इन्होंने एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, सहस्त्रेण अपि हेतुनाम नाम अम्बष्ठादिर विरेचेत, कि आप 1000 युक्तियां लगा लेंगे, 1000 तर्क वितर्क कर लेंगे, तो भी जो अम्बष्ठादि गण है, पाठा वगैरह जिसमें है, उसमें विरेचन, उसका विरेचन कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, कि वो विरेचन कराएंगे ऐसा सिद्ध नहीं होता, उसका रस से, उसके गुण से, है ना, वो सिद्ध नहीं होता। बट वो क्या करा रही है, विरेचन करा रही है। तो अभी हमें क्या है, कुछ चीजें जो है वो आगम से हमें माननी है। वो चीजें कैसी हैं, अमीमांस्य अचिंत्य है, जो स्वभाव से ही वो काम अपना कर रही है। ठीक है, ये प्रभाव के लिए जो है इन्होंने कहा है कि वो कुछ स्वभाव से ही चीजें प्रसिद्ध हैं, वो कैसी हैं, अमीमांस्य अचिंत्य है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चरक ने इसको डायरेक्टली क्या कहा है, प्रभाव कहा है। ठीक है, अष्टांग हृदय क्या कहते हैं, विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, इस तरह से प्रभाव के लिए टर्म आई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था। तो क्या क्या इसमें है, पहले तो बोला कि हमारा द्रव्य क्यों प्रधान है, द्रव्य के प्रधानत्व में 9 इसमें फैक्टर्स कहे हैं। लास्ट में कह देते हैं द्रव्य लक्षण तो क्रिया गुणवत्ता समवायी कारणम इति। उसके बाद रस के लिए बोलते हैं कि रस क्यों प्रधान है, और रस को क्या संज्ञा दे दी, लास्ट में गुण संज्ञा दे दी। ठीक है, फिर वीर्य की बात करते हैं, तो वीर्य में काफी सारे एग्जाम्पल हैं। बृहद पंचमूल्य एग्जाम्पल है, कषाय रस है, तिक्त अनुरस है, उष्ण वीर्य से वो, फिर भी उष्ण वीर्य से वो वात संशमन कर रहा है। कुलत की बात कह दी, कषाय रस की है बट उष्ण वीर्य होने से
क्या कर रही है, वायु का शमन कर रही है। प्याज जो है कटु रस वाला है बट स्निग्ध वीर्य से वायु का शमन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी युक्तियां देखिए। अम्ल रस वाला आंवला शीत वीर्य होने से पित्त का शमन कर रहा है। लवण रस वाला सैंधव शीत वीर्य होने से पित्त का शमन कर रहा है। कटु रस वाली पिपली मृदु शीत वीर्य से अनुष्ण होने से पित्त का शमन कर रही है। तो ये बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए युक्तियां देकर, ठीक है। कटु रस वाली मूली कैसी है, स्निग्ध वीर्य है और कफ को बढ़ाती है। ठीक। और अम्ल रस वाला कपित्त कैसा है, रुक्ष वीर्य होने से श्लेष्मा को शांत करता है। वैसे ही हमारे मधु के लिए कहा है, मधुर रस वाला मधु रुक्ष वीर्य होने से कफ को शांत करता है। तो ये बहुत सारी युक्तियां देखी, इसको सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई आपका जो वीर्य है दैट इज डोमिनेंट देन हुम, ये रस से ज्यादा जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद विपाक की बात की तो विपाक में कुछ बोलते हैं कि यथारस विपाकवाद है, कुछ कहते हैं 3 है। तो फिर उन्होंने उसका खंडन किया कि हम तो पंच महाभूतों के अकॉर्डिंग मानेंगे, गुरु और लघु के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो मधुर और कटु इन्होंने लास्ट में 2 कंक्लूजन निकाले। ठीक है, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत की अधिकता वाला हो गया मधुर। ठीक है, बाकी जो बच के वो कटु महाभूत में कटु जो है विपाक में चले गए। बाकी एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस आया हमारा द्रव्य की प्रधानता के लिए कि पाको नास्ति बिना वीर्यात्, बिना वीर्य के पाक नहीं है। वीर्यम नास्ति बिना रसात्, तो वीर्य जो पाक कर रहा है वो रस के बिना नहीं है। रसो नास्ति बिना द्रव्यात्, रस जो है बिना द्रव्य के नहीं है, इसलिए द्रव्य जो है वो श्रेष्ठ है। और हमारे कुछ जो ड्रग हैं वो कैसे काम करते हैं, अमीमांसा अचिंत्य। ठीक है, उसके लिए कोई मीमांसा हम नहीं कर सकते, कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते और चिंतन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा वो उनको, जैसे वो यूज होते आए हैं, जैसे शास्त्र ने कहा है उनको यूज करने के लिए, उनको वैसे ही यूज करो, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा।